Hello everyone. In this video, we will continue with the biosynthesis of the phenolics. So, in last video, we discussed about the general structure of the phenolics. Now, here we will continue with the biosynthesis. So, firstly, हमने देखा that we have three main schemes or three main pathways which will help in the biosynthesis of phenolics. जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस की थी that is the shikimic acid pathway, which is a primary pathway and it helps in the formation of some regular amino acid, that is the phenylalanine, tyrosine and tryptophan. अब नेक्स्ट जो हम आज सेकेंड करेंगे दैट इज द फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे, जिसे हम कोर पाथवे भी बोलते हैं, एंड इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ C6C3 स्ट्रक्चर्स. कल हमने देखा था कि डिफरेंट क्लासेस होती है फिनॉलिक्स की अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक स्केलेटन. सो यहाँ पे आपका C6 कार्बन 6 वाली एक रिंग प्रेजेंट होंगी एंड with to this we have 3 carbon structure attached. So phenyl propanoid pathway, core pathway अब हम डिस्कस करेंगे. So this pathway it basically starts with the shikimic acid pathway, क्योंकि shikimic acid pathway में हमारे जो 3 एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं these are the regular amino acid, that is tyrosine बन रहा है, phenylalanine बन रहा है एंड tryptophan बन रहा है. ठीक है, तो अब इन्हीं को लेके हम फर्दर देखेंगे कि हम कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो बना सकते हैं, कौन कौन से फिनॉलिक्स हम यहाँ पे बना सकते हैं. सो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रिप्टोफैन के बारे में, अगर ट्रिप्टोफैन के ऑब्वियसली ये अमाइनो एसिड है, अगर हम ट्रिप्टोफैन के जो अमाइनो ग्रुप है इसको अगर हम रिमूव ना करें एंड फर्दर वी विल प्रोसीड विद द सम प्रोसेसेस, तो ये आपके एल्केलॉइड्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं. एल्केलॉइड्स आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं एंड दिस बिलोंग्स टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट. एंड अगर हम ट्रिप्टोफैन के अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दें, इन दैट केसेस इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम ऑक्सिन भी बोलते हैं, विच इज अ प्लांट हार्मोन. सो विच इज़ अ प्राइमरी मेटाबोलाइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने शिकेमिक एसिड पाथवे किया, देन जो ट्रिप्टोफैन बन रहा है उसको यूज़ करके हम अगेन प्राइमरी मेटाबोलाइट भी बना सकते हैं. ठीक है, एक साइड पे हम इससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बना रहे हैं और दूसरी तरफ इन्हीं को यूज़ करके हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स भी बना सकते हैं. ना नेक्स्ट आपका एंड प्रोडक्ट आता है फिनाइल एलेनिन. तो मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो फिनाइल एलेनिन को यूज़ करके ही बनते हैं. तो फर्स्टली यहाँ पे डीएमिनेशन का प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम. आपको एंजाइम का नाम याद रखना है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव. दैट इज़ द PAL एंजाइम, जिसको हम फिनाइल एलेनिन अमोनिया लाइज बोलते हैं और इन शॉर्ट हम इसको PAL से हम लिखते हैं. So with the help of this deamination process, this phenylalanine get converted into the cinnamic acid. ठीक है, अब ये जो cinnamic acid आपका बन गया, इसको यूज करके हम different flavonoids भी बना सकते हैं, which are some categories under the phenolics. और flavonoids को यूज करके हम further condensed tannins भी बना सकते हैं. Or otherwise this cinnamic acid it also get converted into the next product, that is the paracomaric acid, which further can form the ferulic acid or it can also form the lignin. तो ये आपके lignin है, flavonoids, condensed tannins, these are some categories under the phenolics which can be formed by using the phenylalanine as the main precursor. Now in last we have the tyrosine amino acid. So again it also further proceed with the help of the process deamination, and by deamination it again form the paracomaric acid and further it will form the 4-hydroxy cinnamic acid. ठीक है, तो cinnamic acid भी जो है आपका एक important secondary metabolite है under the phenolics. सो यहाँ पे आप देख सकते हो CSIR में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, जैसे फिनाइल एलेनिन के बाद आपका डीएमिनेशन से आप पहले देख सकते हो सिनामिक एसिड पहले बन रहा है,
वेयर एज इन केस ऑफ द टायरोसिन की जैसे डीएमिनेशन हो रही है, यहाँ पे पहले आपका कोमैरिक एसिड बन रहा है, उसके बाद सिनामिक एसिड बन रहा है। ठीक है, तो ये जस्ट चेंजेस है इन द प्रोडक्ट। यहाँ पे पहले सिनामिक एसिड देन कोमैरिक एसिड, और इसका जो है थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे टायरोसिन के केस में चलेगा। So this is the phenyl propanoid pathway or the core pathway where the formation of different secondary metabolites under the phenolics will occur. That is the cinnamic acid, condensed tannin, flavonoid and lignin. इस तरह के आपके यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। Then शिकिमिक एसिड पाथवे से हमारे दो और प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे इससे हमारा प्रोटोकैटिकॉइड एसिड भी बनता है एंड इससे हमारे गैलिक एसिड भी बनते हैं। एंड दिस गैलिक एसिड दे आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। हम नेक्स्ट देखेंगे जब हम कुछ एग्जांपल कर लेंगे फिनोलिक्स के अंदर, तो हम देखेंगे कि टैनिन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, वन इज द कंडेंस्ड एंड वन विल बी द हाइड्रोलाइजेबल। तो जो आपके कंडेंस्ड टैनिन होते हैं ये फ्लेवोनॉइड से बनते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR दैट condensed tannins they are formed by the flavonoids and the hydrolyzable tannin they are formed by the gallic acid. So this is important. Now next one is the third pathway under the biosynthesis of phenolics, and this one is the phenyl propanoid acetate pathway. अब इस पाथवे में हम देखेंगे कि हमारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जैसे फ्लेवोन, फ्लेवेनोल्स, वो आपके इसके अंदर बनते हैं। एंड अगर हम ज़्यादा एक्यूरेटली बात करें तो जितने भी आपके C6, C3, C6 बेसिक स्केलेटन वाले स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके इस पाथवे में बनते हैं। अगेन C6, C3, C6 स्ट्रक्चर्स क्या हैं, जहाँ पे आपके जो 2 रिंग्स होंगे वो 6 कार्बन कंटेनिंग रहेंगे और इनको कनेक्ट करने वाले बीच में जो है 3 कार्बन वाली एक चेन सी प्रेजेंट होगी। And this phenyl propanoid acetate pathway, it is also called as the malonic acid pathway. Again this is very important. ठीक है, कि इसका second name क्या है, malonic acid pathway. And sometimes the direct questions can be asked that the biosynthesis of phenolics can occur by शिकिमिक एसिड पाथवे एंड मेलोनिक एसिड पाथवे। तो ये इन दोनों पे काफी बार क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है। सो नाउ नेक्स्ट फिनाइल प्रोपेनॉइड एसीटेट पाथवे। सो यहाँ पे हमें बेसिकली शुरू में मेलोनाइल को एंजाइम ए चाहिए होता है, इसके हमें 3 यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसके साथ जो कंबाइन करेगा दैट इज पैरा कोमेराइल को एंजाइम ए, जिसकी 1 यूनिट हमें चाहिए होगी। And if coumaryl coenzyme A is not present, then we can also use the cinnamyl coenzyme A. And these two react together in the presence of the different enzymes. अगर हम इसके ऊपर enzyme stilbene synthase जो है इसको रिएक्ट करवाएं, इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं, तो हमारे पास स्टिलबिन बनता है विच विल गिव द कलर टू द ओल्ड वुड। ठीक है, जितनी भी आपकी ओल्ड वुड है उसमें जो ब्राउन कलर जो आता है दैट इज ड्यू टू दी स्टिलबिन्स। और दूसरी तरफ अगर हम इसी बेसिक प्रिकर्सर्स को मेलोनाइल और कोमेरिल को यूज करके हम एंजाइम यहाँ पे परफॉर्म करवाएं दैट इज द चारकोन सिंथेज एंजाइम, तो यहाँ पे आपके 2 प्राइम 4 प्राइम 4 प्राइम 6 प्राइम टेट्राहाइड्रोक्सी चारकोन बनता है, जिसमें आपको जरूरी नहीं है ये 2 प्राइम 4 प्राइम याद रखना। यू शुड रिमेंबर अबाउट द मेन प्रोडक्ट दैट इज द टेट्राहाइड्रोक्सी चारकोन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगेन इसके ऊपर हम एक एंजाइम यूज कर रहे हैं दैट इज द चारकोन आइसोमरेज एंजाइम विच विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेरिंजेनिन. And this naringenin acts as the precursor for the formation of the flavones, flavonol, anthocyanin, quercetin and genistein, which all are under the class C6, C3, C6 basic structure. ठीक है, तो ये आपका है फिनाइल प्रोपेनॉइड एसीटेट पाथवे, जहाँ पे हमने देखा कि 2 डिफरेंट एंजाइम्स हम यूज कर सकते हैं। स्टिलबिन सिंथेज यूज करेंगे तो वो स्टिलबिन बना देगा,
और अगर हम चालकोन सिंथेज एंजाइम यूज करेंगे तो ये एक नेरिन जेनिन करके प्रोडक्ट बनाएगा जो फर्दर आपके डिफरेंट फिनोलिक्स मेटाबोलाइट बनाएगा, जैसे कि फ्लेवोन, फ्लेवेनोल, एंथोसाइनिन, क्वारेक्टिन एंड जेनिस्टिन। Now next, this is all about the biosynthesis of phenolics। ठीक है, यहाँ तक पूरा बायोसिंथेसिस हो गया। बट अब हम देखेंगे जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं, ठीक है, अलग अलग जो हमने देखा क्लासेस के प्रोडक्ट बनने हैं उनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अब। सो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्यूरानोकोमैरिन्स। फ्यूरानोकोमैरिन देखो वर्ड से क्लियर है, फ्यूरान प्लस कोमैरिन दे टुगेदर फॉर्म द फ्यूरानोकोमैरिन। और फ्यूरान क्या होती है आपकी, आपने जब कार्बोहाइड्रेट्स किए थे तब मैंने आपको बताया था कि एक आपकी फ्यूरान रिंग होती है, फ्यूरानोज रिंग होती है, पायरनोज रिंग होती हैं। सो दैट फ्यूरानोज रिंग हियर कंबाइंस विद द कोमैरिन टू फॉर्म द फ्यूरानोकोमैरिन्स। अब एग्जैक्टली फ्यूरानोकोमैरिन क्या है? These are the intercalating agents। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या होता है कि ये जैसे आपके डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए में जो है उनके बेसिस के साथ अटैच हो जाते हैं एंड दे विल ऑल्टर द नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, या तो ट्रांसक्रिप्शन में चेंज कर देंगे या उनको ब्लॉक कर देंगे, या जो आपका रिपेयर मैकेनिज्म है उसे ब्लॉक कर देते हैं। सो दीज आर द इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। अब इसमें मेन चीज क्या है, दे आर नॉट ऑलरेडी एक्टिव। ऐसा नहीं है कि अगर फ्यूरानोकोमैरिन्स प्रेजेंट हैं और वो हर बार जो है कोई ना कोई ऑल्टरनेशन करेंगे, नो, दे आर नॉट ऑलरेडी एक्टिव। अगर वो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और स्पेसिफिकली यूवी ए को अगर वो एब्जॉर्ब करते हैं तब वो एक्टिव होते हैं एंड दे विल गेट inserted into the double helix of the DNA and इंसर्ट होने के बाद वो ऑब्वियसली जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं जैसे पिरामिडीन बेसिस हैं, साइटोसिन और थायमिन, उनके साथ वो कंबाइन करके हमारे जो नॉर्मल प्रोसेसेस जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, रेप्लिकेशन है, रिपेयर का प्रोसेस है, उन प्रोसेसेस को ये ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट इज कैफिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड। सो कैफिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड जो है इनका मेन रोल रहता है इन द एलिलोपैथी। एलिलोपैथी का मतलब होता है ये जो हमारे कैफिक एसिड एंड फेरुलिक एसिड हैं, दीज आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल बाय द प्लांट्स एंड दीज आर द ऑब्वियसली दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। और मेन क्या करते हैं, ये अपने आसपास बाकी प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। सो allelopathy means inhibiting the growth of another plants by releasing some harmful chemicals। तो यहाँ पे केमिकल नेम के नेम क्या है, कैफिक एसिड एंड द फेरुलिक एसिड। सो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर योर CSIR एग्जाम। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आपको कोई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के या कुछ प्लांट एसिड्स के नाम बताने हैं जिनका रोल आपका एलिलोपैथिक रोल रहता है। Now next one is the lignin। So this lignin अगर हम थोड़ा सा बैक आए अपनी स्लाइड्स में तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमने फिनाइल प्रोपेनॉइड पाथवे किया उसमें लिग्निन फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, ठीक है, फिनाइल एलेनिन इज एक्टिंग एज द प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लिग्निन। सो दिस इज अगेन द डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर CSIR। अभी हमने जैसे फेरुलिक एसिड किया वो भी आप देख सकते हो किससे बना है, फिनाइल एलेनिन को यूज करके बना है, ठीक है। तो अब हम लिग्निन के बारे में करेंगे। एक हमने मेन पॉइंट तो देख लिया कि ये किससे बना आपका, बाय यूजिंग द फिनाइल एलेनिन एज द प्रिकर्सर। इसके अलावा ये जो है आपका सबसे ज्यादा एबिडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है प्लांट्स में आफ्टर द सेल्यूलोज। टॉप मोस्ट तो सेल्यूलोज है, उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट होता है दैट इज द लिग्निन। दिस इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स। हम काफी बार पढ़ते हैं सेल वॉल्स के बारे में, तो सेल वॉल के मेन स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो लिग्निन रहती है। स्पेशली इट विल प्रेजेंट इन द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ द ट्रैक्टरी एलिमेंट इन जाइलम। देन स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में इसकी डिटेल्स अभी ज्यादा क्लियर नहीं है, स्टिल द स्टडीज आर गोइंग ऑन। रीजन क्या है क्यों इसका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि ना तो ये वाटर में सॉल्यूबल है ना ही ये ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में
सोल्यूबल है, तो जिसकी वजह से हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। देन इट इज अ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर, एंड एज इट इज पॉलीमर तो इसके जो डिफरेंट इसके साथ फिनाइल एल्कोहल प्रेजेंट होते हैं, दे आर कोनिफ्राइल एल्कोहल, कोमेराइल एल्कोहल एंड सिनेपाइल एल्कोहल। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है आपका लिग्निन बनता है। जितनी भी हमारे पास इसके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो इसमें ये 3 एल्कोहल को मेन कैटेगराइज किया गया है। सो all these 3 alcohol together we call them as the monolignol. Then role of the lignin obviously ये आपका सेल वॉल्स में प्रेजेंट है, तो मेन फंक्शन क्या रहेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा प्लांट्स के केस में, एंड ड्यू टू इट्स केमिकल ड्यूरेबिलिटी इट विल बी इनडाइजेस्टिबल टू हर्बिवोर्स, एंड इट ऑल्सो ब्लॉक द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन, जो भी पैथोजन है उनकी ग्रोथ नहीं होने देता है, एंड इट विल गिव द फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स इन केस ऑफ द एनी इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज द कोमेरिन। ठीक है, तो कोमेरिन अगर हम अगेन हमारी स्लाइड्स में वापस आए तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोमेरिन जो है डायरेक्टली एक तो टायरोसिन से बन रहा है। ठीक है, डायरेक्टली टायरोसिन जो है वो कोमेरिन बना रहा है। देन इसके अलावा फिनाइल एलेनिन भी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सिनेमिक एसिड इट कैन फॉर्म द कोमेरिक एसिड। सो both phenylalanine and tyrosine after deamination process they can form the coumarin. So इनको हम phenyl propanoid lactans भी बोलते हैं, and synthesized from the cinnamic acid when they are formed from the phenylalanine, and approximately अभी तक जो है 300 coumarin के बारे में ऑलरेडी जो है डिस्कवर कर चुके हैं। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कोमेरिन डेरिवेटिव्स भी हैं जो हमारे कोमेरिन को यूज करके बनते हैं। वन इज स्कोपोलेटिन। जो स्कोपोलेटिन है दिस इज द मोस्ट एबिडेंट कोमेरिन इन केस ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड जो है आपका दैट इज द स्कोपोलेटिन, एंड ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सीड कोट्स में ये प्रेजेंट रहता है, एंड इट इनहिबिट द जर्मिनेशन। नेक्स्ट इज द डाइकोमेरोल। डाइकोमेरोल जो है ये आपका एक बहुत पावरफुल एंटीकोगुलेंट है। सो एंटीकोगुलेंट कैसे ये वर्क करेगा, ये हमारे यूजुअली विटामिन के को इनहिबिट करता है, और अगर विटामिन के इनहिबिट होगा तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है यहाँ पे प्रॉपरली नहीं होगी, एंड इन दिस वे इट विल एक्ट एज द इम्पोर्टेंट anticoagulating by inhibiting the vitamin K. Then next one is the aflatoxin B1. एफ्लाटॉक्सिन को हम माइकोटॉक्सिन भी बोलते हैं और कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन भी बोलते हैं, एंड दिस वन इज बेसिकली सिंथेसाइज्ड बाय द फंजाई। नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द कोमेरिन ऑफ कार्बन स्केलेटन। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, हमारे पास 2 रिंग्स प्रेजेंट हैं, एंड टू 2 रिंग्स वी हैव दिस ऑक्सीजन हियर अटैच्ड, एंड this coumarin, this belong to the main class of the phenols, that is the C6C3। ठीक है, C6C3 क्लास में ये आपके कोमेरिन्स आते हैं, जिसके साथ आपके फिनाइल प्रोपेनॉइड भी आते हैं, दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग देम आल्सो एज द फिनाइल प्रोपेनॉइड लेक्टान्स। अब नेक्स्ट अब हम फिनाइल प्रोपेनॉइड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो अगेन ये एग्जाम्पल आता है आपका C6C3 जिनका बेसिक स्केलेटन होता है, उसी के अंडर एग्जाम्पल आएगा। यू कैन सी हियर दिस मेन बेंजीन रिंग 6 कार्बन वाली आपकी एक रिंग प्रेजेंट होती है, और इसके साथ आपके इस तरह से 3 कार्बन जो हैं वो अटैच रहेंगे। सो दिस इज अ सिंपल फिनोलिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग है और इसके साथ आपके 3 कार्बन जो हैं वो साइड में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा आपका जैसे ट्रांससिनेमिक एसिड हो गया, अभी हमने जैसे कोमेरिक एसिड हो गया, या इसके डेरिवेटिव जो हमने किए अल्फा टॉक्सिन B1,
ठीक है। और जैसे कैफिक एसिड, फेरुलिक एसिड जो हैं, ये सारे जो हैं ये भी फिनाइल प्रोपेनॉइड के अंडर ही आते हैं, क्योंकि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, C6C3 को ये बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट वन इज द फ्लेवोनॉइड। सो फ्लेवोनॉइड्स अप्रोक्सीमेटली 5000 डिफरेंट फ्लेवोनॉइड के बारे में ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं। एंड इनका मेन स्ट्रक्चर कैसा है आप देख सकते हो, C6C3 C6 है अगेन। इस तरह से आपकी एक रिंग प्रेजेंट है जिसमें 6 कार्बन है। दिस इज द सेकेंड रिंग अगेन विद द 6 कार्बन, एंड इन बिटवीन वी हैव द 3 कार्बन्स। सो इसको हम यूजुअली फ्लेवोन न्यूक्लियस करके भी हम इसको नेमिंग कर देते हैं। देन फ्लेवोनॉइड में एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पे आपके पाई बोन्स प्रेजेंट होते हैं इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। और पाई बोन की मेन चीज क्या होती है कि ये लाइट को विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट भी विजिबल रेंज में ही करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं ये हमारे कलरफुल होते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, दे विल एब्जॉर्ब द लाइट इन द विजिबल रीजन and reflect them back again into this visible range, so it will make them as the colorful. Next one है आपका about the different categories under the flavonoid. तो on the basis of degree of oxidation of 3 carbon bridge, ये 3 कार्बन वाला ये जो कनेक्टिंग ब्रिज बन रहा है इन दोनों रिंग्स के बीच में, इसकी ऑक्सीडेशन के बेसिस के ऊपर हमारे फ्लेवोनॉइड्स को हम कैटेगराइज करेंगे इनटू 4। फर्स्ट आपका आता है एंथोसाइनिन, देन फ्लेवोन्स, देन फ्लेवोनॉल, एंड लास्टली वी हैव द आइसोफ्लेवोनॉल। तो इसमें जो आपके फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉल होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं दे आर वेरी मच सिमिलर, तो हम इनको एक साथ पढ़ेंगे। सो फर्स्टली आप यहाँ पे देख लो एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनमें साथ में शुगर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और अगर समटाइम शुगर एब्सेंट हो तो हम एंथोसाइनिन के लिए जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज द एंथोसाइनेडिन वर्ड। इसके अलावा ये वाटर सेल्युबल वैक्यूलर पिगमेंट्स रहेंगे, एंड ऑब्वियसली कलर आएगा इनकी वजह से क्योंकि फ्लेवोनॉइड्स हैं ये, एंड डिपेंडिंग ऑन द पीएच दे अपीयर इन द डिफरेंट कलर। They can be present in the leaves, in the stem, root, flower, fruit. किसी भी प्लांट ऑर्गन में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इनके कलर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। एंड ऑन द डिफरेंट कलर्स वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द एंथोसाइनिन। जैसे हमारा एक एंथोसाइनिन है दैट इज द साइनिडियम, इसमें पर्पल कलर आता है। देन डेल्फिनिडियम, ब्लूइश अपीयरेंस। देन पेलेरोगोनिडियम, पेलरगोनिडियम में ऑरेंज रेड कलर आता है। पियोनिडियम में अगेन रेडिश कलर आता है। सो दीज आर ऑल्सो द नेम ऑफ द एंथोसाइनिन डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। अब ये जो एंथोसाइनिन का एवोल्यूशन हुआ था एक तरह से ये नेचर की डिमांड थी। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन these different एंथोसाइनिन्स आर formed, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स थे उनकी अलग अलग कलर प्रेफरेंसेस थी। ऐसा नहीं था कि हर कोई इंसेक्ट जो है वो रेड कलर से ही अट्रैक्ट हो या येलो कलर से अट्रैक्ट हो। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट इंसेक्ट स्पीसीज देयर attraction for different colors leads to the evolution of these different anthocyanins. So these anthocyanin basically इनका मेन रोल क्या हुआ, ये आपके जितने भी फ्रूट डिस्पर्जर हैं या पोलिनेशन का काम जो है उसमें ये हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनॉल। अभी मैंने आपको बता दिया इनको हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स इनके सेम रहते हैं। दोनों के दोनों ये हार्मफुल यूवीबी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड एज दे आर एक्टिंग इन द डिफेंस मैकेनिज्म हार्मफुल बी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी ऑल्सो कॉल देम एज द शील्ड पिगमेंट्स। इसके अलावा इनका भी मेन पॉइंट रहता है कि जिस वेवलेंथ में, जिस विजिबल रेंज में ये एब्जॉर्ब करेंगे लाइट में को, उसी में ये इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड दिस कैन बी सीन बाय द बी।
and they are also acting as the nectar guide. यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीव्स के केस में अगर ये फ्लेवेनॉल और फ्लेवोन्स प्रेजेंट हैं, तो अगर ये स्पोर्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है सिंपल, तो इनको हम नेक्टर स्पोर्ट बोलते हैं। अगर इस तरह से ये लॉन्ग वे में प्रेजेंट है लाइक दिस, तो इनको हम नेक्टर स्टाइप बोलेंगे, और अगर सर्कल के फॉर्म में है तो नेक्टर सर्कल बोलेंगे। तो ये बेसिकली बीज को गाइड करते हैं फॉर द पोलन। नेक्स्ट वन आर द आइसोफ्लेवेनॉइड, लास्ट कैटेगरीज के अंदर। आइसोफ्लेवेनॉइड को हम फाइटोएस्ट्रोजन भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहता है हमारे फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन के साथ। So it also have some antimicrobial and insecticidal properties, and due to the same structure in case of the female hormone estrogen, it can lead to the infertility. ठीक है, मान लो फीमेल की बॉडी में अगर वो इस तरह की डाइट ले रहे हैं जहाँ पे आइसोफ्लेवेनॉइड जो है ज्यादा प्रेजेंट है एंड इट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, जहाँ पे एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वेयर विल बी द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, वहां पे ड्यू टू द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एस्ट्रोजन की जगह पे ये जो आपके आइसोफ्लेवेनॉइड हैं ये अटैच होने शुरू हो जाएंगे, एंड ड्यू टू दिस इट विल लीड टू द इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ द फीमेल्स। नाउ नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आ गई, दैट इज द टैनिन। सो दीज टैनिन, अभी हमने पीछे भी बात की थी कि टैनिन की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। So these tannin, they are formed by gallic acid, ठीक है, जो आपके हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं वो तो गैलिक एसिड से बन जाते हैं, एंड जो आपके कंडेंस्ड टैनिन होते हैं ये आपके बनते हैं फ्लेवेनॉइड से, और फ्लेवेनॉइड आपका बनता है सिनामिक एसिड विच इज यूजिंग द फिनाइलएलानिन एज द मेन precursor unit. So now we will continue with the tannins. So you can firstly see the two main types, one is the condensed and one is the hydrolyzable tannin. जो आपके हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनके बेसिक स्ट्रक्चर में शुगर रहती है और ग्लूकोज जो है वहां पे प्रेजेंट रहेगी, एंड अगेन ऑन द हाइड्रोलाइजेशन by the weak acid they can form the gallic acid. Whereas condensed tannin की अगर हम बात करें, they are formed by the flavonoid and these can also again get hydrolyzed by the strong acid, और जैसे ये hydrolyzation होगी what will happen, they will get converted into their monomer unit. तो यहाँ पे जो इनका basic precursor unit क्या है, flavonoids, so they will get converted into them. इसके अलावा हम इनको प्रो एंथोसाइनिडिन भी बोलते हैं, बिकॉज देयर बिहेवियर टू गिव एंथोसाइनिडिन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, अगर आपके स्ट्रॉन्गर एसिड में हम इनको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो ये आपके एंथोसाइनिडिन बना देते हैं। एंथोसाइनिडिन मैंने आपको बताया था कि अगर एंथोसाइनिन है उसके स्ट्रक्चर में शुगर प्रेजेंट नहीं हो तो हम वर्ड एंथोसाइनिडिन यूज करते हैं। देन इसके अलावा जो टेनिन्स हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, एंड दे आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द लेदर। एनिमल हाइड्स जो होते हैं वहां पे अगर टेनिन जो है वो वर्क करें बाय द प्रोसेस ऑफ द टेनिनिंग, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द लेदर, एंड ड्यू टू दिस रीजन द लेदर जो है इसमें आप एंटी माइक्रोबियल या फायर रेजिस्टेंट या वाटर रेजिस्टेंट इस तरह की प्रॉपर्टीज देखने को हमें मिलती हैं। इसके अलावा these also have the insect repellent properties and as well as it can lead to the protein precipitation from the aqueous solution. So this is all about the tannins, and इसी के साथ जो है हमारा अब ये फिनोलिक्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने पहले बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया, देन वी डिस्कस अबाउट द बायोसिंथेसिस बाय 3 मेन पाथवेज, एंड फाइनली वी डिस्कस अबाउट द सम important compounds under the phenolics. So I hope you like the video, and in next video we will continue with another secondary metabolite. Stay tuned for the next video and please share, subscribe the channel. Thank you.